आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज कोई टॉपिक हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। आज आपका जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ था उसी पर डिस्कशन है। आपको पता है कि फुल लेंथ ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ था। वो फुल लेंथ टेस्ट 100 क्वेश्चन उसमें दिए गए थे। ये आपको पता है कि 100 क्वेश्चन थे और इस 100 क्वेश्चन में इस 100 क्वेश्चन के आपको आंसर भी दिए गए थे, रिजल्ट भी आउट हुआ। तो इसी का डिस्कशन आपको किया जाएगा। मैं पहले बता देना चाहता हूं बेटा, चूंकि मुझे कुछ क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको बताने में, एक्सप्लेन करना है, तो 100 क्वेश्चन एक ही दिन में तो मैं कर नहीं सकता कि अचानक टिक करते हुए चला जाऊं तो 5 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि आपको मुझे आंसर बताने के साथ साथ उसमें कुछ और एक्स्ट्रा बातें, उसके सारे आंसर का कुछ अलग डायमेंशन से एक्सप्लेनेशन करना होगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो कोशिश करेंगे कि हम आधा पार्ट आज करें इस वाले लेक्चर में और एक वीडियो और कर दें अगले वाले लेक्चर में, जिससे 2 वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन लगभग कवर हो जाए। इस 100 क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि कुछ क्वेश्चन के वन लाइनर आंसर होंगे, एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव होगा, तो वो इंफॉर्मेटिव रूप में ऐसे ही चला जाएगा। कुछ की जरूरत अगर जो होगी जहां जहां एक्सप्लेन करने की, वहां वहां एक्सप्लेन हम करते चले जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ लगाए गए हैं, आपका पेपर मेरे हाथ में है, जो पेपर आपको दिया गया था, है ना। तो इसमें से लगभग लगभग ऐसे रेशियो बनाया गया था कि लगभग 30 से 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे और उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए गए थे। फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन बनाए गए थे वो बीपीएससी को बेस मानकर बनाए गए थे, इधर उधर से नहीं कि एकदम हायर टाइप का क्वेश्चन या बहुत लो टाइप का, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे आपको क्लासेस में पढ़ाए भी गए हैं, तो उसी को ध्यान में रख के एक्सप्लेनेशन हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ राइट लाइट का रिफ्लेक्ट होता है तो मुझे दिखने में दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ से, पेपर है आपका, ये मैं देख लूंगा, पेपर भी है, कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो दोनों देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पूछ रहा है, दोनों को मैच करना है। इधर पासेस दिए गए हैं और इधर स्टेट दिए गए हैं, तो आपको भी पता है। देखो कैसे। सबसे पहले बूमला, ये तो अरुणाचल में है। जलेपला, जलेपला, जलेपला बेटा ये तो सिक्किम में है। मुलिंगला, मुलिंगला उत्तराखंड में है। सिपकिला, सिपकिला हिमाचल में है। तो कैसे लगाओगे, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये हो जाएगा। अब इसके बारे में ऐसे समझो ना। बुमला, बुमला 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, तो उस समय बड़ी न्यूज में था, यहां तक चाइनीज सैनिक चले आए थे। तो ये बड़ा सेंसिटिव है। ऐसे भी अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है, वो कहता है हमारा है, तो वहां हमारे सैनिकों का डिप्लॉयमेंट ज्यादा होता है। जलेपला सिक्किम में है, ये तिब्बत एरिया को जोड़ देता है। जलेपला, नाथुला, दो सिक्किम में पासेज हैं। मुलिंगला, मुलिंगला थोड़ी न्यूज में था अभी, क्योंकि बेटा ये गंगोत्री के नॉर्थ में पड़ता है। गंगोत्री ग्लेशियर जाएंगे उसके नॉर्थ में मुलिंगला पड़ता है। ये इतनी ऊंचाई पर है कि ये ठंडक के समय बंद कर दिया जाता है। शिपकिला, शिपकिला हिमाचल में है। शिपकिला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिपकिला से होकर सतलज रिवर इंटर करती है। पहला, शिपकिला पास तक हमारा NH5 जाता है। सिपकिला पास से ट्रेड होता है इंडिया और चाइना का। तो आप अगर जो सिपकिला के पास देखेंगे, तो सिपकिला कहीं ना कहीं ऐसे इंडिया का मैप, और यहाँ कहीं सिपकिला है, यहाँ, और यहाँ जब सिपकिला है तो यहाँ से ऐसे ये रिवर इंटर कर जाती है सतलज। जो सतलज रिवर राकस लेक से आती है, तो सिपकिला जरूर यहाँ तक NH5 भी जाता है। सिपकिला तक आप कह सकते हो सतलज रिवर के बगल से, इसी NH5 को इंडो तिब्बत रोड कहते हैं। इसी को इंडो तिब्बत हाईवे कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ो। तो इसका आंसर अब बी लगा देंगे। फिर कह रहा है कौन सा पार्ट दंडकरण्या कहाँ है, इंडिया के किस पार्ट में। फिर कह रहा है नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो ध्यान दो, ये है दंडकारण्या, दंडकरण्या प्लेटू। दंडकरण्या प्लेटू आपको ध्यान देना है। दंडकरण्या प्लेटू यहां है कहीं,
मतलब इसका मेजर एरिया उड़ीसा में है ना, साउथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ छत्तीसगढ़, साउथ में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये पूरा रीजन है। कहा जाता है इसका नाम दंडकारण्य इसलिए पड़ा क्योंकि रामायण, रामायण काल से, रामायण इरा से, रामायण में जब भगवान राम को वन वन मिला, वनवास मिला, तो कहा जाता है भगवान राम इधर से ही होके वन गए थे, ऐसी हिंदू मिथोलॉजी कहती है। तो कहा जाता है कि यहाँ रावण के भाइयों को उन्होंने मार दिया था, खरदूषण नाम के दो दूतावास यहाँ रावण ने खोला था। यहीं सुग्रीव की राजधानी जैसे बाली जिसका था, वहीं किष्किंधा भी थी। तो इसीलिए दंडकर्ण्या जो शब्द पड़ा है वो रामायण काल के नाम पे पड़ा है। तो दंडकर्ण्या इसी रीजन में है, ये सेंट्रल रीजन इंडिया का, ना तो नॉर्थ है ना तो साउथ है, बहुत ज्यादा ईस्ट में नहीं है, ये सेंट्रल रीजन में पड़ेगा। तो सेंट्रल रीजन कहाँ, ये आप सी लगा दोगे। और दंडकर्ण्या बेटा हमारे रामायण सर्किट के अंतर्गत भी आता है, मतलब सरकार ने रामायण सर्किट चलाया है ना, तो रामायण सर्किट के अंतर्गत भी आता है। यही कहा जाता है दंडकर्ण्य के पहले हनुमान से दोस्ती हुई थी। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग बिना सिलेबस जाने बीपीएससी की तैयारी कर लेते हो, बिना कुछ भी, हम जानेंगे नहीं, पहले जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में हम कुछ नहीं जानेंगे, और उसके बाद तैयारी में भिड़ जाएंगे, उसके बाद कोई कुछ बताएगा, कुछ भी पढ़ रहे हैं। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया था। राम को यहां जाना था, यहाँ श्रीलंका, और राम को मारना था किसी राक्षस को, तो पूरा यहाँ से घूमते घूमते पूरा सिलेबस इसके बारे में पता किया। सोचो, पहले गरुण मिले जिसे रावण ने घायल कर दिया था जब वो सीता को रोक रहे थे, तो गरुण मिले और गरुण से दिखवाए। गरुण, कोई भी गरुण पक्षी उसे बहुत दूर तक दिखता है, बहुत ज्यादा उसकी देखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो गरुण ने देखा कि अशोक वाटिका में बैठी है, गरुण ने बताया रावण लेके गया है। तो उसके बाद जंगल में घूमे, लोगों ऋषि मुनियों से पता किए कि रावण ऐसे मरने वाला नहीं है, देवताओं से तो मरेगा ही नहीं, उसने ब्रह्मा से वरदान ले रखा है, उसे मारने के लिए इंसान चाहिए, तो आप इंसान हो, देवता की मदद नहीं ले सकते तो किसकी मदद ले सकते हैं। तो ये जंगल में बानर भालू सारे थे, उनको इकट्ठा किया। ये दंडकारण्य रीजन हमारे रामायण सर्किट में आता है, सेंट्रल रीजन में पड़ेगा। क्लियर। दूसरा, अगला, फिर कह रहा है कौन सा पार्ट मेघालय प्लेटू का भाग नहीं है। तो मेघालय प्लेटू, यहां ऐसे ये मेघालय प्लेटू है, यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ मिजोरम, ये मेघालय। अब मेघालय में ध्यान से देखो, मेघालय में एक यहाँ मिलता है गारो, एक यहाँ मिलता है गारो बेटा, यहाँ गारो, यहाँ खासी, यहाँ जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में ये तीन हिल्स मिलती हैं। ये मेघालय में तीन मेजर हिल हैं, ये तीनों ट्राइब्स हैं। तो गारो, फिर यहाँ खासी, फिर जयंतिया। आंसर तो आपका ये हो जाएगा भुवन, क्योंकि ये है असम में। ये गारो, खासी, जयंतिया तीनों ट्राइब्स भी हैं। आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, खासी रिवॉल्ट पढ़ते होंगे। क्यों? क्योंकि म्यांमार इधर, मिजोरम के इधर, इधर म्यांमार है। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था बेटा, और बर्मा में अंग्रेजों ने बर्मा पर कब्जा किया। तो बर्मा जाने के लिए अंग्रेज समुद्र से लोगों को ले जा रहे थे। तो कुछ लोग हिंदू धर्म में, कुछ लोग समुद्र पार करना कहते हैं धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो कुछ लोग जाने से मना कर देते थे। तो अंग्रेज मजबूर हो गए, अंग्रेजों को यहाँ सड़क बनानी पड़ी बर्मा जाने के लिए। सब सड़क बनवाते थे इन जनजातियों को पकड़ पकड़ के, तो इन लोग मना करते थे, इनका पेड़ पौधा काट देते थे। तो इसलिए खासी रिवॉल्ट हुआ, कोई फ्रीडम मूवमेंट नहीं था। खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो भुवन सिर्फ नहीं है, और सारा का सारा मेघालय प्लेटू में है। खासी के साउथ में, साउदर्न पार्ट में मोहसिन राम चेरापूंजी है। मोहसिन राम चेरापूंजी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है, दुनिया की सबसे अधिक। अगली बात, ये पूरा मेघालय प्लेटू बारिश अधिक होती है, प्रिसिपिटेशन अधिक होता है, यहाँ टेम्परेचर यहाँ अधिक है, इसीलिए यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या क्या मिलता है बेटा? साल, टीक, साल, हाँ, महगनी, इबनी, आयरनवुड, रोजवुड, ग्रीन हार्ट, रबर, ये सारे पौधे मिलते हैं। ठीक है।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तीसरा हो गया। फिर कह रहा है इंडिया स्टेट लॉन्गेस्ट सी कोस्टल कौन सा है? लॉन्गेस्ट सी कोस्टल है तो बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा। गुजरात इतना घूमा हुआ है, देखो इसे सीधी लाइन कर दोगे सबसे लंबा इसी का हो जाएगा। तो सबसे लंबा इसी लॉन्गेस्ट सी कोस्टल, ये तो लगभग लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद कहोगे तो फिर आ जाएगा आंध्रा का आ जाता है ना? इसका आंसर गुजरात होगा। तो ये वन लाइनर वाला क्वेश्चन फैक्चुअल। फिर मैच करने के लिए दिया है ना, मैच करने के लिए दिया, ये ट्राइब्स को दिया है। जैसे देखो जारवा, एक ट्राइब्स है जारवा और एक ट्राइब्स सोम्पेन। जारवा, सेंटेनली, सोम्पेन, देखो जारवा, सेंटेनली, सोम्पेन, ये सारी अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हैं। सोम्पेन ट्राइब्स अभी न्यूज में थी क्योंकि उसने अंडमान निकोबार की एक ट्राइब, सोम्पेन, सोम्पेन न्यूज में थी क्योंकि उसके कुछ लोगों ने अभी वोटिंग किया है, पहली बार वोटिंग किया है कुछ लोगों ने 2014 में वोटिंग किया था, मतलब उस ट्राइब्स का पहला मेंबर 2014 में वोटिंग किया था। इस बार शायद 3-4 लोगों को वोट करवा दिया गया, तो इसीलिए बड़ी न्यूज में थी। तो जारवा कहाँ? ये अंडमान में। कुकी, आपको पता है कुकी रिवो, आजकल कुकी विद्रोह मणिपुर में फेमस है। थारू बेटा, थारू उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहा? नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, नेपाल बॉर्डर पे थारू उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं, ध्यान देना। गोंड मध्य प्रदेश में। हो गया। तो 4-3-1-2 ये आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। और शोम्पेन के बारे में आपको पता ही है। आगे बढ़िए, फिर क्या कह रहा है? अलकनंदा और भागीरथी कंबाइंड होती है तो रिवर गंगा हो जाती है कहाँ? इसे समझो। ऐसे ही समझ जाओ। एक तरफ से इधर आ रही है अलकनंदा, एक तरफ से इधर आ रही है ऐसे, ये भागीरथी। अलकनंदा से एक रिवर, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये ब्लैक कलर जो आप देख रहे हो, ये हम मान लेते हैं ये अलकनंदा है। तो अलकनंदा से पहली, धौली गंगा, दूसरी नंदाकिनी, तीसरी पिंडार, चौथी मंदाकिनी, और ये भागीरथी, ये अलकनंदा, ये अलकनंदा। अब देखो कहाँ कहाँ मिल रही हैं। धौली गंगा मिल गई यहाँ, विष्णु प्रयाग, विष्णु मैं पी लिख दे रहा हूं, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी मिल गई नंद प्रयाग। पिंडार मिल गई रुद्रप्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी मिल गई रुद्रप्रयाग। अलखनंदा भागीरथी मिल गई देवप्रयाग। यहाँ क्या? देवप्रयाग। और इसी बहाने ये भी जान गए पंच प्रयाग इसे कहते हैं, 5 प्रयाग है। ऊपर से देखो, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद भागीरथी अलखनंदा के कंबाइंड फ्लो, कलेक्टिव फ्लो को ही गंगा कहते हैं, उसी को गंगा कह देते हैं, ठीक है। और इसी गंगा पर यहाँ ऋषिकेश है, यहाँ हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद ये गंगा उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाती है, ठीक है। आपका आंसर हो गया। फिर क्या कह रहा है? यमुना रिवर में मिलने वाली रिवर्स को वेस्ट से ईस्ट अरेंज करें। तो यमुना ऐसे है, ये ईस्ट और ये वेस्ट,
यमुना सबसे ईस्ट में मिल जाती है केन, बेतवा, सिंध और लास्ट में चंबल। एक दो तो अब चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। एक दो चार तीन, एक दो कहाँ है, किधर से किधर करना है, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले चंबल होगा, अच्छा चार, फिर होगा एक, तो चार एक कौन सा होगा, वेस्ट से ईस्ट अरेंज करना है। ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन है बेटा, नंबर 7, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 4 3 1 2 यहां तो है, यही हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट सबसे पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा और केन। इसी तरीके से आप लगा दोगे। आपको इसके बारे में भी ध्यान देना है, थोड़ी सी अलग बात। चंबल रिवर बेसिन, चंबल रिवर बेसिन पूरे भारत का सबसे अधिक मैक्सिमम सॉइल इरोजन रीजन है। इसे वहां के रीजनल टंग में बीहड़ बोलते हैं, डाकुओं का अड्डा, बीहड़। और बैड लैंड टोपोग्राफी, बैड लैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। चंबल रिवर में चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इंडियन क्रोकोडाइल के लिए, जो मगरमच्छ के लिए फेमस है, घड़ियाल जिसे कहते हैं। आगे बढ़ जाओ। यमुना में कौन सी रिवर नहीं जाती, तो अभी बताया गया, चंबल, बेतवा, केन जाती है, सोन नहीं जाती। सोन जाके गंगा में मिल जाती है, तो गंगा में मिल जा रही है, यही बिहार में मिलती है। ठीक है, फिर नंबर 9, नंबर 9 क्या कह रहा है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली रिवर कौन कौन सी हैं, तो वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली रिवर नर्मदा है और ताप्ती है। राप्ती नदी बेटा, ये राप्ती नदी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है घाघरा की। घाघरा से ईस्टर्न यूपी रीजन में राप्ती मिल जाती है। गोरखपुर, गोरखपुर सिटी इसी के किनारे है राप्ती के। तो नर्मदा और ताप्ती देखो, यहाँ, यहाँ विंध्यन माउंटेन, यहाँ सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, सतपुड़ा के साउथ में ताप्ती। ये दोनों किधर फ्लो कर रही हैं, वेस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो कौन कौन सा, एक और दो, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। नर्मदा रिवर बेसिन में ही सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी। नर्मदा रिवर में ही गुजरात में वर्ल्ड का दूसरा सबसे ऊंचा डैम, सबसे बड़ा डैम कह सकते हो, ग्रांड कोली, एक यूएसए में है सबसे ज्यादा कैपेसिटी। और फिर यहाँ हमारे यहाँ सरदार सरोवर यही है, सरदार सरोवर डैम भी है। नंबर 10, नंबर 10 क्या कह रहा है, फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉलो बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सा ड्रेनेज सिस्टम फॉल करता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी करता है, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी करता है, लूनी तो नहीं करता, नर्मदा, ताप्ती ये तो नहीं करता, ए भी करता है, बी भी करता है, दोनों। कह रहा है कि कौन कौन सी नदियां बे ऑफ बंगाल में फॉलो करती हैं, तो यहाँ गिर जाती हैं, यहाँ से बेटा गोदावरी, यहाँ से बेटा कृष्णा, यहाँ से कावेरी, और गंगा यहाँ से आके यहाँ सुंदरबन डेल्टा बना देती है। तो गंगा भी, गोदावरी भी, कृष्णा भी, कावेरी भी, है ना। फिर क्या कह रहा है, कोल के लिए, कोयले के लिए कौन जानते हैं, आपको बताया गया था जब मैं आपको मिनरल पढ़ा रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब मैं आपको मिनरल पढ़ा रहा था, तो मिनरल पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि भारत में दो टाइप से कोयला मिलता है। एक कोयला जो 225 मिलियन ईयर पहले बना, एक कोयला जो 50 मिलियन ईयर पहले बना। 225 मिलियन ईयर पहले बने हुए कोयले को कहते हैं गोंडवाना। 50 मिलियन ईयर पहले बने कोयले को कहते हैं टर्शियरी, एक टर्शियरी कोल है। गोंडवाना कोल भारत में रिवर बेसिन, रिवर वैली रीजन में मिलता है, और इसमें तमाम रिवर बताया गया था, देखो कैसे कैसे। सबसे ज्यादा मिलता है दामोदर में, दामोदर रिवर वैली, दामोदर रिवर वैली। ये कहाँ कहाँ है बेटा, ये झारखंड में है और वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। दूसरा मिलता है फिर बेटा
दामोदर के बाद ब्राह्मणी, तीसरा मिलता है महानदी, चौथा फिर ऐसे मिलता है सोन, पांचवा मिलता है गोदावरी। ऐसे तमाम रिवर हैं। तो इसमें देखो महानदी भी दिया है, दामोदर भी दिया है, सोन भी दिया है, तो यार डी लगा दोगे। तो ये टर्सेरी कोल कहाँ मिलता है? टर्सेरी कोल जहां टर्सेरी स्ट्रक्चर है वहां मिलेगा। कुछ स्ट्रक्चर तमिलनाडु में टर्सेरी स्ट्रक्चर है, कुछ स्ट्रक्चर आपका हिमालय रीजन में है। तो जो पुराना कोल है वो ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होते हैं। और ये बना कैसे? अचानक बेटा कहा जाता है कार्बोनिफेरस इरा में बहुत तेज हलचल हुई, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और तमाम वनस्पति वगैरह जो भी थे वो दब गए, और दबने के नाते टेम्परेचर लगा, प्रेशर लगा, डेंसिटी लगा और समय लगा, तो कोयला बन गया। इसीलिए उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल है वो, जीव के अंश है वो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कह रहा है लैंड बाउंडेड है। कौन सी रिवर? कौन सी रिवर लैंड से ही निकल रही है, लैंड से ही निकल रही है और खत्म भी लैंड पर हो जा रही है? तो यहाँ अरावली है, यहाँ से एक रिवर निकलती है बेटा, ये रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है, उसका नाम लूनी है। और सारी रिवर अगर जो स्थल से निकल रही हैं उसका उसका डेस्टिनेशन ओशन तक होता है, तो लूनी रिवर ही है जो लैंड बाउंडेड है। इसे कहते हैं इंट्रा लैंड रिवर, मतलब एक ही लैंड से निकल रही है और दूसरे में पहुंच नहीं पा रही है, खत्म हो जा रही है, यहीं राजस्थान से निकल रही है, रन ऑफ कच्छ में इसका डेस्टिनेशन है। फिर ड्राइएस्ट प्लेस, ड्राइएस्ट प्लेस, ये तो फैक्चुअल सवाल है, लेह ही होगा। ड्राई तब होगा ना जब वहां वाटर वेपर ना हो, तो वाटर वेपर कहाँ नहीं होता? लेह में नहीं है, वाटर वेपर नहीं है। क्लियर? तो ये ड्राइएस्ट प्लेस हो गया। नेक्स्ट नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? राजस्थान रिसीव करता है बहुत ज्यादा लिटिल रेनफॉल बिकॉज मॉनसून फॉल रिच इन द एरिया। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज टू हॉट, ऐसा भी कुछ नहीं है। टू हॉट होगा तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा पुल करेगा हवाओं को। जब हॉट होते, जो हॉट का मतलब गर्मी ज्यादा, गर्मी ज्यादा का मतलब हवाएं वहां से ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा तो सागर से हवाओं को ज्यादा खींचेगा, ये भी कारण नहीं है। देयर वाटर अवेलेबिलिटी टर्न विंड, ऐसा भी कुछ कारण नहीं है। विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर, हाँ ये ध्यान दो, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझो। इसका एक्सप्लेनेशन बेटा, बारिश होने के लिए जैसे यहाँ हिमालय है, बारिश होने के लिए यहाँ हिमालय, हिमालय क्या करता है? जब इधर से हवाएं जाती हैं तो हिमालय बैरियर का काम करता है। यहाँ कह रहा है ना अक्रॉस बैरियर टू कॉजेज नेसेसरी अपलिफ्ट टू, तो कूल एयर, अगर जो यहाँ से कूल एयर, देखो यहाँ से कूल एयर अगर जो जाती है तो हिमालय उसे रोक लेता है बेटा। कूल एयर का मतलब यहाँ सेंस है क्या है? ह्यूमिड एयर। हिमालय रोक लेता है उसे, और हिमालय रोक लेता है और रेनफॉल कराता है। राजस्थान में कोई बैरियर है नहीं, यहां से हवाएं जाती हैं और ये बीच में अरावली, और अरावली को क्रॉस कर जाती हैं, तो कोई बैरियर होता ही नहीं है। इसीलिए यहां से जो कूल एयर यहां लिखा है, मतलब यहां से जो ह्यूमिड एयर जाती हैं वो ये पैरेलल चली जाती हैं अरावली के, इसीलिए राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको मॉनसून में बताया भी गया। नंबर 15 कह रहा है प्री मॉनसून शावर विच फेनोमेना इन केरल कोस्टल एरिया कर्नाटक लोकल। प्री मॉनसून शावर, प्री मॉनसून शावर को क्या बोलते हैं? आपको बताया गया था मॉनसून के पहले जो शावर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो केरल में मॉनसून के पहले जो हल्का फुल्का शावर होता है बेटा, उससे मैंगो, उसे आम की फसल इनकी पक जाती है ना, उसे आम की फसल पक जाती है। कर्नाटक में चेरी की फसल पक जाती है, चेरी की फसल पक जाती है। तो केरल में मैंगो सावर, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो मैंगो सावर और यहाँ ब्लॉसम सावर, यही बात है, तो दो होगा, टी लगा देंगे इसमें। मैंगो सावर, चेरी ब्लॉसम। ये प्री मॉनसून रेन या ये प्री मॉनसून सावर, यहाँ के किसान कहते हैं कि अब तो हल्की फुल्की सावर हो गई, अब आम पकने लगे हैं। अचानक हफ्ते भर 10 दिन बाद बारिश तेज हो जाती है,
तो बारिश तेज हो उससे पहले अपनी फसल उतार लीजिए, नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी तो फिर नुकसान क्या होगा? आम आम में पानी ज्यादा हो जाता है, सड़ने लगते हैं। तो कहा जाता है ये प्री मॉनसून शावर अलार्म है साउथ वेस्ट मॉनसून का। मतलब मालाबार कोस्ट केरल और कर्नाटक वाले जान जाते हैं कि भाई अब 10 दिन में बारिश होने लगेगी, तो अलार्म कहा जाता है प्री मॉनसून रेन। ओरिजिनल इंडिया रिसीव विंटर रेन। विंटर रेनफॉल कौन रिसीव करता है? तो देखो, पूरी इंडिया में पूरी इंडिया में इधर से हवा जब लौटती है तो विंटर रेनफॉल ये रिसीव किया, और यहाँ से वेस्टर्ली विंड टेम्परेट साइक्लोन के द्वारा यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में विंटर रेनफॉल होता है जिसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। तो कौन कौन सा होगा बेटा? उड़ीसा होगा नहीं, पंजाब तमिलनाडु होगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं हो सकता, तमिलनाडु कर्नाटक तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए पंजाब और तमिलनाडु सबसे अच्छा आंसर इसमें है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। रेगुर सॉयल कहाँ मिलती है? रेगुर तेलुगु लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में ब्लैक सॉयल को रेगुर कहते हैं। ध्यान देना, तेलुगु लैंग्वेज में ब्लैक सॉयल को रेगुर कहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन से बनी हुई सॉयल को ही तेलुगु लैंग्वेज में रेगुर कहते हैं। कह रहा है कहाँ ज्यादा है? तो महाराष्ट्र में ज्यादा है, दक्कन प्लेटू में ज्यादा है, इस रीजन में ज्यादा है रेगुर सॉयल, सबसे ज्यादा एरिया इसी में है। और जगहों पर है, झारखंड में भी है, आंध्रा आंध्रा में भी है, लेकिन ज्यादा एरिया कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कभी कभी इस टाइप से आंसर आपको लगाने होते हैं कि भाई चारों को चारों दे रहा है, हमें एक लगाना है, तो हम ज्यादा प्रोबेबिलिटी जहां है उसको लगाएंगे। इस तरीके से भी आंसर लगाने होते हैं। चलिए भाई, फिर नंबर 18 सॉइल से क्वेश्चन है। एलुवियल सॉइल कहाँ मिल रहा है ना? एलुवियल सॉइल के बारे में बोला। एलुवियल सॉइल कहाँ मिल रहा है? सबसे अधिक गंगा के किनारे मिल रहा है। फिर ब्लैक सॉइल कहाँ मिल रहा है? तो महाराष्ट्र अभी जाने हैं। रेड सॉइल कहाँ मिल रहा है? आंध्र प्रदेश, डेजर्ट, राजस्थान, ये लगा देंगे। इसका तो आंसर होगा, सिर्फ मिलाना था। सॉइल वाटर अवेलेबल प्लांट इज मैक्सिमम इन। सॉइल कौन सा अवेलेबल होगा? प्लांट, वाटर अवेलेबल प्लांट टू प्लांट इन मैक्सिमम इन। तो इसमें पूछा जा रहा है बेटा, इसके पूछे जाने का मतलब, आप ऐसे, इस लाइन का पर्पज ये है कि किसमें ज्यादा वाटर होल्ड हो सकता है उसमें। तो वाटर उन सॉइल में ज्यादा होल्ड होता है जिसकी साइज छोटी हो। किसी भी मिट्टी की साइज छोटी होगी तो उसमें वाटर ज्यादा देर तक होल्ड होगा, ज्यादा पानी होल्ड होगा। तो सबसे छोटी साइज अगर जो कहें तो सॉइल बनता है सिलिका, सिल्ट और क्ले से, और इधर से इधर आएंगे तो साइज छोटी होती जाएगी। सबसे बड़ी साइज सिलिका की, उससे छोटी साइज सिल्ट की, सबसे छोटी साइज क्ले की। तो क्ले जहां होगा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या सॉइल अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, क्ले लगा देना है। ब्लैक सॉइल में क्ले ज्यादा होता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन पौधों के बारे में पूछ रहा है। टीक, टीक एंड साल, टीक और साल के बारे में पूछ रहा है। तो टीक, साल, उसके अलावा मोहोगनी, इबोनी, आयरनवुड, रोजवुड, ग्रीन हर्ट, रबर, तमाम में से ये सारे के सारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। तो महागनी, लेकिन टील साक, माफ करना, टील साक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में होंगे, लेकिन ये महागनी, इबनी, आयरनवुड, रोजवुड, ग्रीन हर्ट, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। फिर इसमें दिया है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। अब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस इंडिया में लगभग 41% एरिया इसी से कवर्ड है।
इसका मतलब इंडिया में मैक्सिमम जो फॉरेस्ट मिलते हैं यही ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलता क्या है, तो बेटा क्या क्या मिलता है, ध्यान से देखो। शीशम, साल, टीक, शीशम, साल, टीक, सागौन, नीम, बबूल, बेम्बो, ये सारे पौधे मिलते हैं। और सबसे ज्यादा एरिया इसी का है। तो इसी में आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस के चक्कर में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बता दिया गया। चलो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 21, कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ कहाँ हैं। कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ कहाँ हैं। ट्रॉपिकल वेट, वेट, अब मॉइस्चर वाला दिया है, मोस्ट डेसिडुअस, तो इसका मतलब वेट। तो ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस अगर जो हम कहें तो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बेटा तराई रीजन में। तराई रीजन किसका, हिमालय का तराई रीजन, नेपाल बाउंड्री। ठीक है, फिर कह रहा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस कहाँ मिलेगा, मॉइस्चर वाले का मतलब ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस कहाँ मिलेगा, ये मिडिल गंगेटिक प्लेन में मिलेगा। अल्पाइन फॉरेस्ट ऊपर मिलता है, ऊपर का मतलब पहाड़ों पे, अरुणाचल में मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन सह्याद्री, सह्याद्री का मतलब वेस्टर्न घाट का भी वेस्टर्न रीजन। तो कौन सा आंसर लगाएंगे, चौथा लगा देंगे, चौथा। तो ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, अल्पाइन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल। अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, ज्यादा ऊंचाई पर, लगभग 1500 से 1800 से 3500 मीटर की हाइट पे जो कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, कोनीफेरस, जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, इसी को हमारी इंडिया में अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं, जिसमें विलो, देवदार, चीर, पाइन, स्पूर्स, ये सारे, लॉर्च, ये सारे पौधे मिलते हैं। विलो क्या ही, तो बैट कैसे बनता है, रोहित शर्मा का बैट, हल्की होती हैं लकड़ियां और स्पंजी टाइप की होती हैं, शॉक ज्यादा अब्जॉर्ब करती हैं, तो इसलिए बल्ला इसी का बनता है, अल्पाइन फॉरेस्ट में ही मिलता है। 21 फिर कह रहा है लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट, कहाँ है लार्जेस्ट एरिया डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट का, डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट का लार्जेस्ट एरिया कहाँ है, तो ठीक है, इसमें पूछ रहा है। और ये दिया है बिहार स्पेशल, डेंस डेसिडुअस का लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया पड़ेगा बेटा पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, ये देखो अभी आपने देखा। ये बिहार का मैप मान लेते हैं, ये तराई जो रीजन है, ये स्पेशली तराई रीजन, इस तराई रीजन में नेपाल हिमालय की बाउंड्री, इस तराई रीजन में, इस तराई रीजन में ही बेटा डेसिडुअस वेट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, और स्पेशली वेट डेसिडुअस तो मिलते ही हैं, वेट डेसिडुअस। तो वेट डेसिडुअस की जैसे इधर आप वेस्ट चंपारण में आते जाओगे, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी अधिक होती जाती है। और मिडिल गैंगेटिक प्लेन में वेट डेसिडुअस नहीं मिलता, ड्राई डेसिडुअस मिलता है। ठीक है, तो सबसे अधिक मिलेगा पश्चिमी चंपारण में, कैमूर वगैरह वाले रीजन में उतना अच्छा नहीं मिलता है, ड्राई डेसिडुअस मिलता है। फिर 23 क्या कह रहा है, ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन ऑफ इंडिया, शिव समुद्रम ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन ऑफ इंडिया है, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कौन सी रिवर पे है, ये कावेरी पर है, कहाँ है, कर्नाटका में, मैसूर और मैसूर और मैसूर और मद्रास दोनों का कोलैबोरेशन था 1992 में, इन दोनों में समझौता हुआ था 20 साल का, उसी के तहत शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना था। इसे भारत का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ जाओ 23, फिर कह रहा है नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर। एक तरफ ध्यान देना, एक तरफ ऐसे तेलंगाना है, एक तरफ ऐसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में ऐसे बेटा जाती है कृष्णा रिवर, ध्यान से देखना, और कृष्णा रिवर पर ही नागार्जुन सागर डैम है। ये एरिया पूरा नागार्जुन सागर तेलंगाना में है हालांकि, लेकिन बाउंड्री पर, मैप में बाउंड्री पर देखोगे कृष्णा रिवर पे, तो आपको मिल जाएगा नागार्जुन सागर। फिर
विच इज मोस्ट क्रॉप ड्राई लैंड फार्मिंग। शुष्क क्षेत्र में, ड्राई लैंड एरिया में कौन सा फार्मिंग ज्यादा होता है, किसकी फसल ज्यादा होती है, तो उसे एरिड एग्रीकल्चर करते हैं। एरिड एग्रीकल्चर में क्या होता है, पल्सेज, ऑयल सीड्स, पल्सेज ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट्स। तो इसमें क्या कर सकते हो, 25 का, 25 का आप कर सकते हो मूंगफली। मूंगफली ड्राई एरिया में ज्यादा होता है। दलहन फसलें, तिलहन फसलें। ग्राउंड नट्स ना दिया होता, बोला होता पल्सेस तो भी आप लगा देते, बोला होता ऑयल सीड्स तो भी आप लगा देते। ड्राई लैंड एरिया में फार्मिंग को ही बोलते हैं एरिड एग्रीकल्चर, सी बोलते हैं एरिड एग्रीकल्चर। ठीक है। नंबर 26, अच्छा 26 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे बड़ा रबर का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है। तो आपको पता है ये रबर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, उसका केरला है। आपके आंसर में शायद कुछ दूसरा दिया होगा, इसे सही कर लीजिएगा। 26, 27, आयरन ओर। आयरन ओर के बारे में पूछा है। आयरन ओर, आयरन ओर 4 टाइप का होता है ना। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, चौथा सिंडेराइट। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट किस्म का आयरन ओर कर्नाटक में मिलता है, लगभग 70% से ऊपर का, सबसे अच्छी क्वालिटी का उतना ज्यादा कर्नाटक में मिलता है। हेमेटाइट का सबसे अच्छा जो प्रोडक्शन है वो उड़ीसा में मिलता है। हमारे पास लगभग लगभग आप समझ सकते हो कि 80%, 80 से 84% लगभग यही है। मतलब आयरन ओर में 84% अवेलेबिलिटी हमारे पास हेमेटाइट की है। और बैलाडीला में सबसे ज्यादा हेमेटाइट ही मिलता है। बैलाडीला कहाँ है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला क्यों फेमस है, सबसे ज्यादा मशीन, सबसे ज्यादा मैकेनाइज्ड कह सकते हो, सबसे ज्यादा मशीनीकृत ये खदान है। बैलाडीला का लगभग लगभग सारा आयरन ओर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है साउथ कोरिया और जापान को, इसलिए भी बैलाडीला इंपॉर्टेंट है। ठीक। कोल माइंस झारखंड में, कौन सी कोल माइन झारखंड में लोकेटेड है, कोल माइन के रीजन में। तो झरिया आपको वैसे भी पता है, झरिया बहुत पुरानी कोल माइन है। इसे रूर बेसिन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडिया का रूर लैंड। सबसे अधिक कोयला यही मिलता है। ठीक है। फिर कह रहा है लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ थोरियम, लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ थोरियम। तो थोरियम, थोरियम मोनाजाइट, मोनाजाइट सैंड से मिलता है। ये प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन रॉक के इरोजन डिपोजिशन से मिलता है। और ये सबसे अधिक मिलता है बेटा मालाबार कोस्ट पे, मालाबार कोस्ट पे। हमारी सरकार कह रही है कि हम 2036 तक, 2036 तक थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर, थोरियम बेस्ड कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम शुरू करेंगे। उसके लिए रिसर्च भी चल रहा है। तो ये सबसे अधिक मिलता है केरला में, मालाबार कोस्ट केरला में है। लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब सोलर एनर्जी के बारे में ये सबसे ज्यादा न्यूज वाला सवाल आप कर सकते हो। और वैसे भी आपको पता है सबसे अधिक अभी पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है और वह है राजस्थान में। तो राजस्थान इस समय सोलर एनर्जी के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। अगला, ये तो फैक्चुअल सवाल था। फिर क्या कह रहा है, प्राइमरी कॉजेज ऑफ टाइड्स। टाइड का प्राइमरी कॉज क्या है, टाइड का प्राइमरी कॉज आपको बताया था टाइड एंड एब में कि टाइड और टाइड हो और या एब हो, ओशन वाटर को, ओशन वाटर लेवल में इंक्रीमेंट, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, ओशन वाटर लेवल इंक्रीज हो जाए तो टाइड कहते हैं, जब वो डिक्रीज हो तो एब बोलते हैं। तो ओशन वाटर लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता है ड्यू टू ट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून एंड सन।
सन और मून के ट्रैक्शन फोर्स से ही ओशन वाटर लेवल बढ़ता है और घटता है। इसका मतलब सन और मून के इस ट्रैक्शन फोर्स को ही बोलते हैं टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स। और टाइडल फोर्स किसका अधिक होता है? मून का अधिक होता है सन की तुलना में, क्योंकि मून पृथ्वी से नजदीक है। तो यहां क्या दोगे? और कुछ है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है ऑफ मून एंड सन, वही बात है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोल देते हैं? टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स कहते हैं। क्या कह रहा है? उस टाइप ऑफ टाइड हैज वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ईच लूनर ईयर। लूनर डे, एक लूनर दिन में, एक चंद्र दिन में लो टाइड और हाई टाइड के टाइप के बारे में पूछ रहा है। एक लूनर डे में 32 है ना। तो इसका आंसर होगा बेटा ड्यूनेरल टाइड। ठीक है, इसे ही कहते हैं ड्यूनेरल टाइड। क्योंकि एक लूनर, अब लूनर डे क्या होता है? जब पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य एक बार लगा दे तो उसे वन लूनर डे कहते हैं, एक चंद्र दिन। तो एक चंद्र दिन में ड्यूनेरल टाइड आता है, मतलब 12-12 घंटे पर, और उसमें 26 मिनट का गैप भी होता है, 26 मिनट की देरी भी होती है। तो ये बात ध्यान रखो, क्योंकि 24 घंटे में 52 मिनट लेट हो जाता है टाइड। आपको ऐसे समझना होगा, आपको शायद क्लास में मैंने बताया भी था। ये अर्थ है, अर्थ के मान लेते हैं इस पोर्शन पे टाइड आया, और अर्थ रोटेट कर रही है इधर से वेस्ट से ईस्ट। तो ये मून है, ये मून है। तो जब अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, तो ए वाला पॉइंट, ये पानी है, ये इधर अपोजिट रोटेट करता है। तो दूसरे दिन मून को, इस ए वाले पॉइंट को मून के सामने पहुंचने में दूसरे दिन 52 मिनट अधिक लग जाता है। तो इसीलिए चंद्र दिन सूर्य दिन से अलग होता है। हमारा आधार क्या है दिन की गणना करना? ये सूर्य वर्ष है ना, सन के हिसाब से हम उसकी गणना करते हैं। तो यहाँ ड्यूनरल टाइड हो सकता है। टाइड पैटर्न और यूनिक unequal height with tide pattern are the two high tide and two low tide of unequal height। तो एक जैसे हाइट पर, एक जैसे हाइट पर दो बार टाइड और दो बार टाइड एंड पैटर्न आर टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड। तो इसमें आप क्या कर दोगे? इसी को हम बोल देते हैं, जब दो हाई टाइड आए और दो लो टाइड आए तो हम बोल देते हैं मिक्स टाइड। इसी को बोल देते हैं मिक्स टाइड। क्लियर? 33 व्हाट टाइडल फेनोमेना typically occur during a full moon or new moon? full moon, full moon और न्यू मून। बेटा फुल मून को का मतलब आप ऐसे समझो आसान भाषा में, फुल मून को ही बोलते हैं पूर्णिमा। लूनर कैलेंडर में फुल मून को ही क्या बोल देते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा सुना होगा कि आज पूर्णम की चाँद है, तो पूर्णिमा बोल देते हैं। न्यू मून को बोल देते हैं अमावस्या लूनर कैलेंडर में। तो न्यू मून के दिन, ध्यान देना, न्यू मून के दिन, फुल मून के दिन, दोनों दिन चंद्रमा का टाइडल फोर्स, चंद्रमा का टाइडल फोर्स बहुत अधिक होता है। ऐसे समझो, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून। जब ऐसी सिचुएशन रहे तो ये न्यू मून होगा। जब सिचुएशन ऐसी रहे, मून इधर रहे, तो ये फुल मून होगा। फुल मून के दिन सनलाइट चंद्रमा तक जाती है और हमें पृथ्वी पर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर दिखता है। न्यू मून के दिन सनलाइट चंद्रमा से यहीं चली जाती है, इसलिए हमें दिखता नहीं। तो इसे बोलते हैं अमावस्या, इसे बोलते हैं पूर्णिमा। दोनों दिन टाइडल, दोनों दिन टाइडल फोर्स अधिक होता है, इसीलिए दोनों दिन हाई टाइड आते हैं, उसी को बोल देते हैं
हाई टाइड आते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है स्प्रिंग टाइड। क्यों दोनों दिन टाइडल फोर्स अधिक होता है? क्योंकि सन मून अर्थ, और यहां भी सन अर्थ मून दोनों एक सीध में होते हैं। मतलब एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है सन, फिर उसके बाद मून, उसके बाद अर्थ हो जाता है। दूसरी सिचुएशन में क्या हो गया? सन, फिर होगा अर्थ, फिर हो जाता है मून। ठीक है। 35 क्या कह रहा है? विच फॉलोइंग नॉट फैक्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट के बारे में पिछला तो एक लेक्चर लिया है। ओशन करंट के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो ओशन करंट के कॉजेज यहीं लिख दे रहे हैं। विंड ओशन करंट का कॉजेज हो सकता है। रोटेशन ऑफ अर्थ ओशन करंट का कॉजेज हो सकता है। तीसरा हो सकता है, रोटेशन ऑफ अर्थ करें तो कोरियोलिस फोर्स होगा ही। तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट, ये ओशन करंट के फॉर्मेशन का कॉजेज हो सकता है। तीसरा कह सकते हैं टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, ये ओशन करंट का कॉजेज हो सकता है। फिर हो सकता है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब ओशन करंट के कॉजेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 काजेज तो ऐसे दिख रहे हैं। इसमें कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? सैलिनिटी डिफरेंट है ही, विंड पैटर्न है ही, अर्थ रोटेशन है ही, सोलर रेडिएशन नहीं है ना? आगे नंबर 36, नंबर 36 कह रहा है गल्फ स्ट्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ओशन करंट। गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलती है? ध्यान दो, यहाँ ऐसे ऐसे यूएसए का मैप है, ऐसे फ्लोरिडा है, यहाँ ऐसे बढ़ा हुआ है एक, इसे कहते हैं केप हैट्रेस। इस फ्लोरिडा से, यहाँ फ्लोरिडा से फ्लोरिडा करंट है, ये केप हैट्रेस से टकराती है और अचानक अटलांटिक ओशन में ऐसे जाने लगती है। इसी को बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। ये ओशन कौन सा है? अटलांटिक। तो क्या पूछ रहा है? और ये ओशन करंट किस टाइप की है? ये वार्म है, ये वार्म है। तो क्या पूछा? ये वार्म ओशन करंट है। चलो कोई बात नहीं, वार्म ओशन करंट है। कहाँ चलती है? अटलांटिक में। किधर से? यूएसए, मतलब नॉर्थ अमेरिका से ये जाती है यूरोप की ओर। इसी इसी गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट के नाते बेटा यूरोप के जो पोर्ट हैं वो ठंडक में भी खुले रहते हैं, मतलब वहां पानी जमता ही नहीं। आप ऐसे समझो। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स का प्राइमरी कॉजेज क्या है? कोरियोलिस फोर्स कहते किसे हैं यार? कोरियोलिस फोर्स एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है। डिफ्लेक्टिव का मतलब, जैसे देखो, ये मान लेते हैं, ध्यान देना, ये पोडियम है, मैं खड़ा हूं, तो इसी पे मैं खड़ा रहूं, इसी पे हम लोग चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। अचानक क्या हुआ? चलते चलते ये पोडियम ऐसे कोनो मूव करा दिया। हम चल रहे हैं, अभी पोडियम शांत है, अब पोडियम ऐसे कोनो इधर मूव करा दिया। कोई अगर जो इधर मूव करा दिया तो फिर इसकी दशा क्या होगी? ये जो आदमी है अगर जो इधर मूव किया तो ये आदमी देखो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आदमी इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना? जैसे ऐसे समझो, कैमरा मेरे राइट साइड है, बोर्ड मेरे लेफ्ट साइड है। अगर जो इस पोडियम को इधर से मूव करें और मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं आगे की तरफ, तो कहीं ना कहीं बोर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाऊंगा। अगर जो ये पोडियम इधर जाएगा तो ऐसे समझिए ना, ये इस तरीके से मूव किया, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इधर मूव करने वाला, इधर मूव करने वाला लेफ्ट साइड, इधर मूव करने वाला राइट साइड मूव कर, है ना, राइट साइड मूव कर जाएगा। इसका मतलब इसके रोटेशन से ही डिफ्लेक्शन हुआ। तो ऐसे सिंपल सी बात, पृथ्वी का ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये डिफ्लेक्टिव फोर्स है, और ये भी पृथ्वी के रोटेशन से ही, पृथ्वी के रोटेशन से ही उत्पन्न होता है, उसी से जनरेट होता है, उसी को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और ये भी बेटा हवाओं को राइट साइड
हवाओं को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवाओं को राइट साइड, सदर्न हेमिस्फेयर में हवाओं को लेफ्ट साइड मोड़ देता है। लेकिन बीच में इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब इक्वेटर के आसपास कोरियलिस फोर्स का कोई प्रभाव होता ही नहीं। इक्वेटर के आसपास कोरियलिस फोर्स का कोई प्रभाव नहीं होता। फिर कह रहा है during which phase मून डू नेपटाइड। नेपटाइड का मतलब ये पहले इक्वेटर के पास, ये नेपटाइड है ना, उसी को नेपटाइड कहते हैं, जिसे लघु ज्वार, छोटा ज्वार, है ना। 39। डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंट पूछ रहा है, टाइड और एब के बारे में। ये डिफरेंट क्या है, तो मून ये भी नहीं है। टाइड एंड राइज वाटर वाइल एब आर द फेलिंग ऑफ वाटर। तो 39 में यही तो है, अभी कुछ देर पहले तो आपको बताया, ओशन वाटर इंक्रीज हो तो टाइड है, डिक्रीज हो तो एब है। तो थियरी दिया है ना। Which of the following statement about eclipse is correct? इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स होता है जब अर्थ पास करती है बिटवीन द सन एंड द मून। तो देखो सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, ये सन है, सन, और यहाँ है अर्थ, भैया हमें ही दिखेगा, और बीच में आ गया मून। तो पृथ्वी से देखने पर उतने दूर सन को कवर कर लिया। मतलब व्हेन सन, अर्थ एंड मून क्रिएट द एंगल 180 डिग्री। कितने का एंगल बना है, 180 डिग्री का, तो सोलर इक्लिप्स लगेगा। सोलर इक्लिप्स तब होगा, ऐसा समय क्या होता है, न्यू मून का ही समय हो सकता है ऐसा, इसे कहते हैं अमावस्या। दूसरी कंडीशन, जब सन अर्थ अर्थ और इधर हो जाए मून, तो सनलाइट को अर्थ कवर कर लेती है, तो मून पे उतना उतना दूर पृथ्वी का धब्बा दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में लगेगा लूनर इक्लिप्स। तो ये सोलर इक्लिप्स और ये लूनर इक्लिप्स। तो बीच में कौन है, बीच में पृथ्वी है तो चंद्र ग्रहण, बीच में मून है तो सूर्य ग्रहण। ये अगर जो न्यू मून के दिन होगा, मतलब अमावस्या को, तो ये कब होगा, फुल मून, फुल मून के। तो क्या लिखोगे इसमें, सोलर इक्लिप्स जो व्हेन पास बिटवीन सन एंड द मून हो गया ना। क्या पूछा है, इक्लिप्स मतलब फॉलोइंग अबाउट इक्लिप्स इज करेक्ट, सही है, ठीक है। इसी को आप कर दोगे, 40 का ए। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताएगा। 41, कोरल रीफ के लिए पूछ रहा है नेसेसरी कंडीशन कौन सा नहीं है, कोरल रीफ के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सा नहीं है। तो बेटा वार्म सी टेम्परेचर, ये भी सही है। सैलो वाटर होना चाहिए, नहीं तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, ये भी है। हाई सैलिनिटी भी ठीक ठाक होना, फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए। तो अगर जो आपको आंसर लगाना हो तो आप यही लगा दोगे, कोरल रीफ के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा 25 डिग्री, 22 से 25 डिग्री तक टेम्परेचर रहे। फिर से डेप्थ डेप्थ ऑफ वाटर ये भी कम रहे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो कोरल जीवित नहीं रहेंगे। सैलिनिटी भी चाहिए, सैलिनिटी कहा जाता है कि 29 से 32 प्रति ग्राम प्रति 1000 ग्राम चाहिए। अगर जो 44 तक ये कवर कर लेता है, 42 से 44 मैक्सिमम, इससे ज्यादा सैलिनिटी में जिंदा नहीं रहेगा, तो हाई सैलिनिटी चाहिए। फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, फ्रेश वाटर में कभी कोरल्स नहीं होते, इसीलिए तो आप देखे हैं कि फ्रेश वाटर, देखो इंडिया में फ्रेश वाटर, इंडिया में फ्रेश वाटर यहाँ ज्यादा मिलता है, फ्रेश वाटर यहाँ ज्यादा है, फ्रेश वाटर यहाँ कम है, क्योंकि इधर नदियां ज्यादा गिरती हैं, इधर नदियां कम, इसीलिए अरबियन सी में ज्यादा कोरल मिलते हैं कंपेरेटिवली
बे ऑफ बंगाल, ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। फिर क्या कह रहा है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो करेक्ट सीक्वेंस आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कोई कोरल है तो वो कोस्ट के पास होता है, नियर द कोस्ट, तो उसे फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। जब ये कोस्ट से थोड़ा सा दूर गया तो उसे बैरियर रीफ कहते हैं। जब वो किसी आइलैंड के चारों तरफ डेवलप हो जाए तो उसे एटॉल कहते हैं। कहाँ है फ्रिंजिंग बैरियर एटॉल? फ्रिंजिंग रीफ का एग्जांपल ध्यान देना, फ्रिंजिंग रीफ का एग्जांपल हमारे यहाँ, फ्रिंजिंग रीफ का एग्जांपल गुल्फ ऑफ मन्नार है। हमारे यहाँ फ्रिंजिंग रीफ का एग्जांपल आप कह सकते हो गुल्फ ऑफ मन्नार, और फिर चिल्का भी कहीं ना कहीं फ्रिंजिंग रीफ का एग्जांपल है। फ्रिंजिंग रीफ का एग्जांपल यूएसए में मिलेगा, फ्लोरिडा कीज, फ्लोरिडा के पास देखोगे फिजिकल मैप तो मिल जाएगा फ्लोरिडा कीज। फिर बैरियर रीफ का एग्जांपल तो सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। ऐसे ये एटॉल का एग्जांपल वहीं आसपास आइलैंड है फिजी, तो फिजी एटॉल। अगला 43, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो देखो ग्रेट बैरियर अभी नाम आया था, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास है, क्वींसलैंड प्रोविंस है ऑस्ट्रेलिया, इधर ईस्ट में, और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है कौन सा? पैसिफिक ओशियन। 2019 में कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ लगभग 40%, 60% खत्म हो गया, इतना ज्यादा वहां इन्वायरमेंटल कुछ डिसऑर्डर हुए 2019 में। और ये यूनेस्को की साइट थी, यूनेस्को ने अपने साइट से इसे बाहर कर दिया कि अब ये मेरी साइट नहीं है ना, इतना ज्यादा वो खत्म हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार उसे बचा रही है ना। 43 में क्या कर दोगे? पैसिफिक ओशन, ठीक है। अगला क्या है? 44, 44 ये कह रहा है कोरल रीफ जो अराउंड वोल्केनिक, किसी वोल्केनिक आइलैंड के चारों तरफ हो जाए और एक रिंग जैसा बना ले तो उसी को तो एटॉल कहते हैं। अभी तो बताया ये आइलैंड है, इस आइलैंड के ऐसे चारों तरफ ऐसे बैरियर रीफ एक रिंग जैसा बना ले तो उसे एटॉल कहते हैं। एटॉल में ही ऐसे मिलता है बोट चैनल, एटॉल में ही मिलता है बोट चैनल। क्या कह रहा है? चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था थियरी कोरल रीफ की, इस थियरी, ये थियरी क्या करते मेजर को डेवलप, ये बेटा थोड़ा सा ग्रेजुअली सिंकिंग ऑफ लैंड, ये थोड़ा सा थेरेटिकल सब्जेक्ट हो गया, थेरेटिकल हो गया। हालांकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, डाल दिया गया था कि छोड़ने की टेंडेंसी बढ़े, ऐसे एग्जाम हमारे सवाल में, हमारे एग्जाम में आते नहीं, कम आते हैं। 46, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, मोस्ट एक्सटेंसिव फॉरेस्ट है ना। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कौन कौन सा होगा? तो ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस ही होगा, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है इंडिया में। डिसिडुअस का मतलब मॉनसूनी, इसी को क्या बोलते हैं? मॉन फॉरेस्ट। मॉनसूनी फॉरेस्ट में क्या आता है? साल, पेड़ों के नाम दो, साल, टीक, सागौन, शीशम, नीम, बबूल, बैम्बो, सैंडलवुड, ये सब आते हैं। क्या रीजन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो ये तो आपको पहले पता है, वेस्टर्न घाट में, ये वेस्टर्न घाट में मिलता है। यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। इन्हीं ट्रॉपिकल एवरग्रीन में यहाँ वेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा, यहाँ ड्राई ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा। और ड्राई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही तो शोला फॉरेस्ट कहते हैं। नॉर्दर्न सह्याद्री में इसी को तो शोला फॉरेस्ट कहते हैं, है ना, इसी को बोल देते हैं शोला फॉरेस्ट। नेक्स्ट, 48, क्या फाउंड है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में? अभी तो बताया, देखो पाइन, महोगनी, ये तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के टाइप हैं। पर पाइन ये तो कोनीफेरस फॉरेस्ट है, ये दोनों क्या है? ये कोनीफेरस, ये क्या है? ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन।
यही एक है जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का पार्ट है। टीक, साल, सागौन, यही सब है। 49 क्या कह रहा है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होता है? ये मिक्स वाटर में होता है। कहाँ? ऑन रिवर माउथ, नदियों के माउथ पे, मिक्स वाटर में, जहाँ पानी मिक्स हो रहा हो, है ना? तो क्या दे ग्रो इन सेलाइन वाटर, यही कर दोगे बी। नंबर 50, फॉलोइंग इज मेजर थ्रेड ऑफ इंडिया फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कवर। मेजर थ्रेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट कवर। तो बेटा हमारे पास मेजर थ्रेट क्या है फॉरेस्ट कवर के लिए? वनों की कटाई, पेड़ों का काटा जाना। अभी देखो कितना आंदोलन हो रहा है दुनिया भर का। पेड़ों का काटा जाना सबसे बड़ा थ्रेट है और कुछ नहीं। अरे क्या थ्रेट है? सबसे बड़ा थ्रेट यही है, डिफोरेस्टेशन, है ना? तो बेटा आज हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में हम फिर 50 कर देंगे, है ना? एक ही साथ नहीं हो सकता, आपको मैं पहले ही बताया हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करना होता है। अच्छा, कुछ चीजें इसमें ऐसे ही डाली गई हैं, जैसे वन लाइनर सवाल हैं, सिर्फ इंफॉर्मेटिव सवाल है, तो ऐसे भी हमारे एग्जाम में सवाल आते ही हैं। तो वो इंफॉर्मेशन वाले सवाल को ऐसे जवाब जल्दी से दे दिया जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल है उसको थोड़ा थोड़ा बताया भी जा रहा है। ये भी कोशिश की जा रही है भाई बहुत ज्यादा समय ना लगे, तो पता लगा 8 घंटे का वीडियो ही बन जाए, ठीक है? तो उसी तरीके से किया जा रहा है, अगले दिन फिर करते हैं। थैंक यू।